पहले तो मैं करेक्शन कर दूं, मैं बागी नहीं हुआ था। माना कि चूक हुई है तो दूसरे दलों में तुम्हारी ऐसे ही पूछ रही है कि क्या हमारा अस्तित्व बचेगा। मैंने तो खुद ही शहादत का रास्ता चुना था ताकि मेरे समाज के साथ न्याय हो जाए, मेरा समाज जीत सके। इस तरह का यशस्वी प्रधानमंत्री किसी देश को बड़े भाग्य से मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 Z+। आज हमारे साथ सज्जानंद राय जी हैं। चेहरा अच्छे से याद कर लीजिए, यही थे जो बागी हो गए थे बीजेपी से, और यही अमित शाह ने कौन सा जड़ी बूटी दे दिया जिसके बाद ये अब उस बागीपन से हट करके बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अमित शाह ने क्या दिया सर आपको, क्या भरोसा दिया? पहले तो मैं करेक्शन कर दूं, मैं बागी नहीं हुआ था। मैंने एक समाज की व्यथा को प्रकट करने का कार्य किया था, और ये वही समाज है जो अमित शाह जिसका नाम आप ले रहे हैं, जो उनकी पार्टी जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। उस भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का और हमेशा से साथ देने का, दुर्दिन के दिनों से लेकर अच्छे दिनों तक, पिछले चुनाव तक जिस वर्ग ने हमेशा साथ दिया, मैं ब्रह्मजन की बात कर रहा हूँ। पिछली बार मैंने आपसे तो उसी विषय में बात किया था। तो इस बार बहुत आक्रोश था ब्रह्मजनों में। कारण ये था कि उन्हें लगा था कि सत्य भी है, जिसे स्वीकार भी किया गया, कि जो टिकटों का वितरण हुआ उसमें उनके वर्ग के साथ में नाइंसाफ़ी की गई। और ये जब रोष बहुत बढ़ा तो जो हमारे वर्ग के, आप एक जानते हो ब्रह्मजन एकता परिषद के नाम से संस्था चलती है जो वर्ग के भावनाओं का ख्याल रखती है, तो वहाँ से आसन से आदेश पारित हुआ। मैंने, हमारे अध्यक्ष ने कहा कि मैं महाराजगंज से चुनाव लड़कर और ब्रह्मजनों के आक्रोश को बल दूं। बहुत सोच समझ के बाद मैंने फैसला किया कि नहीं, ये समाज हित में भी अच्छा होगा और ये शायद आगे के लिए, भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के पार्टी हित में भी अच्छा होगा। फिर फाइनली 6 तारीख को मैंने यहाँ घोषणा कर दी, 12 को जाकर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया छपरा में, और 22 के दिन, 22 तारीख को मैंने, आने वाले परसों 22 तारीख को नामांकन का मैंने तिथि तय कर दिया। और इसके बाद मैं क्षेत्र में काम करने लगा। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। लोगों को लगा कि नहीं, हमारी भावनाओं को प्रकट करने वाला कोई एक हमारे बीच से आया है। हमारे लिए आसान नहीं था निर्णय लेना। बता दूं मैं आपको सिद्धार्थ जी, मैं एक सदन का सदस्य हूँ और कभी भी मेरे मन में ये नहीं रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से भी अलग हो सकता हूँ। कभी सोच भी नहीं सकता कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा और कौन हो सकता है। बड़े सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमको मिला है। लेकिन उससे बड़ा अभी मुद्दा ये बन गया था कि क्या हमारा अस्तित्व बचेगा। तो दूसरे दलों में तुम्हारी ऐसे ही पूछ रही है। लालू जी के पार्टी जो है, महागठबंधन में एक आध सौदेबाजी का सीट छोड़ के अधिकांश जगहों पर हमें, हमारे वर्ग को वहाँ मान के चलते हैं कि इनका वोट उनको नहीं मिलता है, जो कि सत्य भी है। टेकन फॉर ग्रांटेड ना, सत्य भी है कि उनको वोट नहीं मिलता है, और यहाँ पर लग रहा था जैसे टेकन फॉर ग्रांटेड समझते हैं। तो हमारे लिए तो जो है अस्तित्व का खतरा आ गया था। और जब अस्तित्व का खतरा आता है तो उसमें बाकी मुद्दे उसके सामने छोटे हो जाते हैं, गौड़ हो जाते हैं। इसलिए मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। उसका बागी नहीं कहिएगा। अब दूसरे प्रश्न पे आता हूँ आपके। माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के यशस्वी नेतृत्व में देश आज बहुत आगे निकला है और पार्टी भी बहुत आगे निकली है। देश की सबसे बड़ी पार्टी माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में बनी है। अब मुझे पूरा विश्वास था कि इस वर्ग के शिकायत को जब उनके कान तक पहुँचेगी ये शिकायत, तो इसका निश्चित रूप से कोई ना कोई समाधान निकलेगा, निराकरण होगा। और यही कारण है कि जब प्रदेश नेतृत्व ने मुझे मनाने का प्रयास किया तो मैंने कहा कि नहीं, अब जो है सिर्फ शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व ही, यानी कि अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी ही इसका समाधान निकाल सकेंगे। और जो है, हमने इस बात का डिमांड किया कि मेरा साक्षात्कार उनके साथ कराया जाए। माननीय भूपेंद्र यादव जी, जो कि राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और बिहार के प्रभारी भी हैं, उन्होंने स्पेशल हवाई जहाज़ से, मतलब कि जो कहते हैं कि चार्टर्ड प्लेन से, हेडलाइन बना था, आप लोगों ने बनाया था, चार्टर्ड प्लेन से मुझे उनसे, अध्यक्ष जी से मिलने के लिए भुवनेश्वर ले जाया गया। 17 तारीख की रात को बैठक हुई। आधे घंटे तक बड़े ध्यान से उन्होंने हमारी बात को सुना। हमारे साथ वाल्मीकि के निवर्तमान सांसद सतीश चंद्र दुबे जी भी थे, नागेंद्र जी थे, भूपेंद्र जी थे, राकेश तिवारी जी थे, और भी वहाँ पर सौदान जी, अरुण सिंह जी जो हमारे मुख्यालय प्रभारी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, मतलब पूरी टीम थी वहाँ पर। और सबने बड़े ध्यान से बिहार में एक वर्ग ब्रह्मजनों के साथ में जो इस बार नाइंसाफ़ी हुई थी, उस बात को मुझे पूरी तरह से प्रेजेंट करने का मौका दिया। अब मैंने बड़ी मजबूती से इस बात को उनके सामने रखा
उस पर बिना लाग लपेट के जो बात है, ताकि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए जरूरी था कि उस रूठे हुए वर्ग को मनाया जाए। बात हुई और मुझे बहुत फख्र है इस बात का कि हम ऐसे कुशल नेतृत्व वाली पार्टी में हम विधान पार्षद हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, त्रुटि तो हुई है, चूक तो हो गई है, चूक क्यों हुआ और भविष्य में न हो उस पर भी चर्चा हुई। फिर उन्होंने एक दिन का समय मांगा। दिल्ली में हम लोग कल सुबह मिले, कल 8 बजे से करीब 8:30 आधे घंटे तक जो है तब सीपी ठाकुर जी हमारे जो गार्जियन हैं, ब्रह्मजन समाज के सबसे पुरोधा नेता वही हैं, उनको भी बुला लिया गया। उनकी उपस्थिति में माननीय रामलाल जी की उपस्थिति में, माननीय भूपेंद्र जी की उपस्थिति में, राकेश तिवारी जी की उपस्थिति में, संजय मयूख जी की उपस्थिति में बहुत शानदार वहाँ से आसन से निर्णय आया कि चूँकि टिकटें बढ़ चुकी हैं, कई जगह नामांकन भी हो चुका है, एक राष्ट्रीय पार्टी में टिकटों का बदलना तो संभव नहीं है, भूल तो हो चुकी है, लेकिन उसको सुधारने के दूसरे रास्ते भी हैं। तो उसमें तय हुआ कि विधान परिषद में और राज्यसभा में पहले जो सीटें खाली होगी, जो प्रथम सीट जो खाली होगा वो ब्रह्मजन समाज को प्राथमिकता से दिया जाएगा, ताकि जो संख्या जो निचले सदन में घट गई है उच्च सदन में उसकी भरपाई हो सके। ये एक बहुत बड़ा निर्णय था। इसके बाद से और भी छोटी मोटी बातें हुई। आपके बारे में कुछ बात हुई अभी राज्यसभा को लेकर के? देखिए, मैं तो ऑलरेडी एक सभा का सदस्य हूँ और मैं उतावला नहीं हूँ। अब मेरी लड़ाई कभी भी, ये लड़ाई जो है MP बनने की लड़ाई नहीं थी। आप जानते हैं जब आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो ज़्यादा खोते हैं, पाने का चांस बहुत कम होता। तो मैंने तो खुद ही शहादत का रास्ता चुना था ताकि मेरे समाज के साथ न्याय हो जाए, मेरा समाज जीत सके। इसलिए उसमें स्वार्थ वाली कोई बात थी ना है। और जितनी बातें भी हुई केवल समाज को कैसे संतुष्ट किया जाए ताकि वो समाज जो है पार्टी को बल दे। तो पार्टी हित, समाज हित और देश हित की बात थी। और साथ में ये बात भी हुई कि सिर्फ 2 चीज़ें ही नहीं, आगे मतलब आने वाले दिनों में चुनाव के बाद और भी चुनाव आएंगे। तो ये जो निर्णय प्रक्रिया जो है, जिसमें ब्रह्मजनों की कोई भागीदारी आज की तारीख में नहीं है, जो लोग निर्णय लेते हैं कि किसको टिकट दिया जाए, किसका टिकट काटा जाए, उसमें ब्रह्मजनों का कोई आज की तारीख में भागीदारी नहीं है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसमें भी हमको आश्वासन दिया कि आज तो हम कोई नहीं बता पाएंगे किस प्रकार से होगा, तो चुनाव के बाद पर मंथन करके उसमें भी ब्रह्मजनों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह गलतियाँ न होवें। देखिए, 3 बड़ी बातें हैं। पहली बात, समाज में जो आक्रोश था उस बात को हम लोगों ने पहचाना और राष्ट्रीय नेतृत्व ने स्वीकार किया, ये छोटी बात नहीं है। दूसरी बात, राष्ट्रीय नेतृत्व ने माना कि चूक हुई है। और तीसरी बात, निराकरण करने के लिए बड़े बड़े फैसले लिए। बल्कि मैं चौथी बात भी कहूँगा, ये पहली बार हुआ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय नेतृत्व ने क्या निर्णय लिया, वो प्रदेश का प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री प्रेस के सामने स्वीकार किया कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने स्वीकार किया है कि चूक हुई है। चूक को निराकरण करने के लिए 2 सदनों में प्राथमिकता के आधार पर एक ही वर्ग को दिया जाएगा मौका। ये आज तक न कभी हुआ था और न ऐसा होना बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब चूक होती है तो असाधारण गलतियों के लिए असाधारण उपाय भी निकाले जाते हैं। तो बड़े गर्व की बात है। हमारे विशेष रूप से मैं कहूँगा ब्रह्मजन भाइयों को कि आप लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि आप जिस पार्टी के साथ आज तक जुड़े हुए थे, अगर वो कभी गलती भी करता है तो स्वीकार करता है कि हमसे गलती हो गई और तुरंत उसका निराकरण, उसका सुधार करने का उपाय भी बताता है और इस पर भी चिंतन करता है कि भविष्य में इस तरह गलती न हो, उसके लिए क्या उपाय किए जाएँ। चाहे पर्याप्त नहीं है हमारे लिए ये मान लेना कि जो भूल हुई सब माफ़ करें और आगे कैसे अपने इस दल को मजबूत करें। आने वाले चुनाव में हमारे सारे वोट NDA गठबंधन में जाएं ताकि फिर एक बार मोदी सरकार बने। इस तरह का यशस्वी प्रधानमंत्री किसी देश को बड़े भाग्य से मिलता है। दूसरे देश वाले सोच रहे हैं कि भारत कितना भाग्यशाली है कि नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री मिला है। बाकी छोटी मोटी बातें भूल जाइए। जो उन्होंने गरीबों के लिए किया है, जो किसानों के लिए किया है, युवाओं के लिए किया, सबसे बड़ी बात है राष्ट्र का नाम जितना बढ़ाया है, आतंकवाद के ऊपर जितना उन्होंने कारगर योजना बनाई है और काम किया है, इन सबको देखते हुए हम तो राष्ट्रवादी लोग हैं, हम तो भिखमंगे नहीं, हम तो कभी भी याचक नहीं रहे हैं। हमने हमेशा राष्ट्र निर्माण का काम किया है। हमने हमेशा इस बात को देखा है कि किस तरह से राष्ट्र और मजबूत हो, समाज कैसे मजबूत हो। ठीक है, हम आहत थे और आहत थे, इसका इतना त्वरित संज्ञान लिया गया और सर्वोच्च नेतृत्व ने संज्ञान लिया। और इससे अधिक क्या होता है कि 2 दिन तक आपका चार्टर्ड प्लेन से आपके नेतृत्व को जो इसमें संयोग से मैं और सतीश जी नेतृत्व दे रहे थे, हम लोगों को ले जाया गया और शीर्ष नेतृत्व ने सिर्फ समझा ही नहीं, उस पर विचार करने का समय लेकर और इतना शानदार निर्णय लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपसे मुखातिब हुआ। अब हमें
जो भी क्रोध है उसको थूक देना चाहिए। मैं कहूँगा कि जितनी सीटें हैं, जो उतनी सीटें अभी बची हैं, जो हो गई हैं वहाँ तो जीतने के संकेत आ ही रहे हैं। जो और 31 सीटें बची हैं वहाँ पर एनडीए को भारी बहुमत से हम लोग जिताएँ और उसमें दिखे कि हमारा समाज जो है, ब्रह्मजन समाज जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। अब भूल जाएँ ये एमपी का चुनाव नहीं है, एमपी तो मात्र एक संख्या है। हम पीएम चुन रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुने, यही मेरा आपसे आग्रह है। एक लास्ट सवाल, आपके समाज के ही लोग हैं, आपके साथ जो लोग थे वो एक अब आवाज़ भी उठा रहे हैं कि सच्चिदानंद राय अपने हित के लिए ये स्टेप लिए हैं कि वो अपने जो भूमिहार ब्राह्मण जो थे उनको, उनकी इज्जत को साख पे रख, दाव पे लगा करके अपने फ़ायदे के लिए ये चीज़ किया है। ऐसा तो मेरे पास कुछ नहीं आया है और ऐसा कुछ है भी नहीं, ना आपको दिखेगा कि आपके नेतृत्व सच्चिदानंद राय को इससे क्या फ़ायदा हुआ। ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे जिसने कहा उससे पूछिए कि सच्चिदानंद राय को इससे क्या फ़ायदा हुआ, उन्होंने क्या लिया। सच्चिदानंद राय के 2 फायदे हुए, एक उनके समाज, ब्रह्मजन समाज की प्रतिष्ठा जो है वो वापस लौटी, और दूसरे भारतीय जनता पार्टी जो इस चुनाव में कमज़ोर हो रहा था ब्रह्मजन समाज के आक्रोश के चलते, आज जब वापस ब्रह्मजन समाज पार्टी से जुड़ा तो पार्टी मजबूत हुआ। और तीसरा कहिएगा कि दोनों ही चीज़ें जो है देश हित में, राष्ट्र हित में बहुत बढ़िया काम हुआ है। और बाकी एक आध लांछन जब आप अच्छा काम करेंगे ना तो कुछ ना कुछ लगते रहता है। तो देखिए ये तो लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है ना। सुनिए, आज जितना गाली माननीय नरेंद्र मोदी जी सुनते हैं, वो तो कहते हैं कि जितना गाली सुनता उतना मेरा सेहत सुधरता है। आज अगर मैं भी गाली सुनने लगा इसका मतलब मैं भी कुछ हो गया हूँ, वरना कौन गाली देता है किसी को, किसको फुर्सत है किसी को गाली देने के लिए। अगर लोग गाली दे रहे हैं तो मुझे बहुत गर्व है कि चूंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ इसलिए लोग गाली दे रहे हैं। आपके नेतृत्व को अब लोग स्वीकार कर लेंगे, आप जहाँ जिसके फेवर में बोलेंगे वोट करने के लिए, या जो उनको लगेगा जो सही, जिस कैंडिडेट के बारे में वो लोग अब करेंगे। सिद्धार्थ जी, नेतृत्व की बात नहीं है यहाँ पर। अब मैं यहाँ नेता बनने आया भी नहीं, नेतागिरी की, और नेतागिरी का समय भी नहीं है। बता दूँ भविष्य में क्या होगा, कौन किसको स्वीकार करेगा, बात नहीं है। आज मैंने ये जिम्मा अपने हाथ में लिया था कि ये जो चूक हुई है उस चूक को कैसे सुधारा जाए, उसके लिए जिम्मा लिया। राष्ट्रीय नेतृत्व के यहाँ इस वर्ग का, ब्रह्मजनों का वकील बनकर वकालत किया, केस जीत कर आया। आज अगर कहिएगा अगर मुकदमा, तो डिग्री मिली है किसको, ब्रह्मजन समाज को, डिग्री मिली है भारतीय जनता पार्टी को। तो यही तो मजा है लोकतंत्र का। तो यही मजा है कि अगर कहीं पर कोई रुष्ट हो और उस बात को अगर संज्ञान ले लिया जाए, उसका अगर उपाय कर दिया जाए, उसका अगर निराकरण कर दिया जाए, तो फिर सब जीतते हैं। इसमें कोई एक हारता है, कोई जीतता नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की भी जीत हुई और ब्रह्मजनों की भी जीत हुई। इसमें किसके हाथ में नेतृत्व गया, क्या गया, ये सब जो आंकड़े लगाने वाले हैं लोग लगाएंगे। और आप लोग मीडिया वाले तो यही सब खेल खेलते हैं रोज। जब तक आपको कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ ना मिले, कुछ चटकारे न्यूज़ ना मिले, तो टीआरपी का क्या होगा। आप पूछते रहिए, मेरा जवाब जो है वही रहेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि सच्चिदानंद राय ने कहा कि ये पहले जो भी चीज़ें थी उसको टेक ओवर करके, और अब जो है ये बीजेपी के साथ जुड़ करके अपने समाज के लिए काम करेंगे और उनके फ़ायदे के लिए ये आगे भी जुड़े रहेंगे। इस तरह के और भी इन एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।